फिल्म के शुरुआत में हमें एक बैकग्राउंड जानकारी से पता चलता है कि बहुत दूर पहाड़ों के बीच एक खतरनाक दानव कॉल्ड माउंटेन किंग रहता है जो अभी सो रहा है, पर अगर कोई वहां जाए तो वो वापस नहीं आ सकता। और यदि राज्य की राजकुमारी की शादी 18 साल से पहले नहीं कराई गई तो वो दानव जाग जाएगा और राजकुमारी को अपने साथ ले जाएगा। जिसके बाद हमें एक छोटे राज्य को दिखाया जाता है जहाँ की राजकुमारी क्रिस्टीन है, जिसके पिता उसकी शादी दूसरे राज्य के राजकुमार फ्रेडरिक से करवाना चाहते थे, पर क्रिस्टीन शादी से मना कर देती है। लेकिन उसके पिता उसे कहते हैं कि कल तुम्हारा जन्मदिन है और कल ही तुम 18 साल की हो जाओगी, इसलिए तुम्हें ना चाहते हुए भी शादी करनी ही होगी। जो कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। पर अब इस दुविधा में क्रिस्टीन महल छोड़कर अपने घोड़े के साथ जंगल में निकल जाती है। उसी तरफ एक गरीब इंसान का बेटा एस्पेन जंगल से कुछ खाने की चीज के लिए अपने घर की तरफ जा रहा होता है कि तभी वहाँ से क्रिस्टीन गुजरती है और अचानक अपने सामने घोड़े को देख वो पानी में गिर जाता है, जिसकी क्रिस्टीन पानी से बाहर आने में मदद करती है। इसलिए एस्पेन उसे खाने के लिए पूछता है और भूखी होने की वजह से वो उसका पूरा खाना भी खा जाती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है। एस्पेन अब उसे अपना नाम बताता है, पर क्रिस्टीन उसे खाने के लिए धन्यवाद करके उसे अपना नाम नहीं बताती और वो ये कहकर चली जाती है कि हम बाद में मिलेंगे। यहाँ अब एस्पेन वहाँ से घर आता है जहाँ उसके पिता उसे खाने की चीजें मांगते हैं, पर उसके पास बस एक सेब बचा था, जिसे देखकर उसके पिता गुस्सा होकर एस्पेन के दो भाई पैर और पैल से कहते हैं कि तुम दोनों जाकर खाने की चीजें लेकर आओ। अब रात को अकेला जब वो घर में होता है तो उसे लगता है कि आसपास कोई दानव है, इसलिए वो कोयले के टुकड़े को रस्सी में लगाकर उसे घुमाने लगता है। पर उस कोयले के कारण पूरे घर में आग लग जाती है, पर वो कैसे तो बचकर घर के बाहर आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ क्रिस्टीन को कुछ आवाजें सुनाई देती है और तभी उसका घोड़ा उसे गिराकर वहां से भाग जाता है और फिर वहां एक दानव आकर क्रिस्टीन को सच में अपने साथ ले जाता है। इधर जब एस्पेन के पिता घर पर आते हैं तो जले हुए घर को देखकर वो एकदम परेशान हो जाते हैं, जहाँ अब एक भी चीज काम की नहीं बची थी और उनकी पत्नी की भी फोटो आदि जल चुकी थी। एस्पेन अब कहता है कि मैंने एक दानव को देखा जिसके कारण ये हुआ। और तभी वहाँ फ्रेडरिक अपने साथियों के साथ आकर उनसे पूछता है कि क्या तुमने राजकुमारी क्रिस्टीन को यहाँ से गुजरते हुए देखा, जिस पर सभी ना में जवाब देते हैं। पर उनके सवाल से एस्पेन समझ जाता है कि वो लड़की जिससे वो मिला था वो एक राजकुमारी थी। और जब फ्रेडरिक उससे पूछता है तो वो घबरा जाता है, जिससे फ्रेडरिक को उस पर शक हो जाता है और वो उसे धमकाते हुए कहता है कि बताओ मुझे वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। जिस पर एस्पेन के पिता कहते हैं कि इसे दानव दिखाई देते हैं, इसलिए ये बस डरा है। जो सुनकर फ्रेडरिक हंसने लगता है कि ये पुरानी कथा पर विश्वास करता है। एस्पेन अब उनसे सवाल करता है कि तुम क्रिस्टीन का क्या करोगे, जिस पर वो कहता है कि मैं उससे शादी करके इस राज्य पर राज करूंगा और जो भी उसे ढूंढने में मेरी मदद करेगा मैं उसे इनाम दूंगा। जिसके बाद वो चले जाते हैं। अब उनके जाने के बाद एस्पेन के पिता अपने दूसरे बेटों को कुछ पैसे देकर कहते हैं कि हमें क्रिस्टीन को ढूंढना होगा, जिससे हमें इनाम मिलेगा और हम अपना घर फिर से बसा सकेंगे। जिस पर एस्पेन पूछता है कि मैं क्या करूं इसमें, पर उसके पिता कहते हैं कि अब से तुम्हें जहां जाना है चले जाओ, पर यहाँ रिटर्न मत लौटना। जो सुनकर वो एकदम से दुखी हो जाता है, पर फिर भी अपने पिता से चुपकर वो अपने भाइयों के साथ चले जाता है। अब जंगल में आगे बढ़ते हुए एस्पेन को एक टूटा हुआ आईना दिखाई देता है, जिसे वो अपने पास रख लेता है। अब कुछ समय बाद उन्हें किसी बुजुर्ग फीमेल की आवाज भी आती है जो मदद मांग रही थी, पर एस्पेन के भाई कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। इसलिए एस्पेन अकेले ही उस आवाज के पीछे चले जाता है, जहां उसे एक डायन दिखाई देती है जिसकी लंबी नाक लकड़ी में फंस गई थी, जिसे एस्पेन निकालने में मदद करता है। और डायन अब उससे सवाल करती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे, जिस पर वो कहता है कि हम राजकुमारी क्रिस्टीन को ढूंढने निकले हैं। जिसके बाद वो डायन कहती है कि दानव उसे ले गया होगा और उस दानव को मारकर राजकुमारी को बचाने का एक ही रास्ता है, और वो है जादुई तलवार जो अब एक नदी के नीचे है। एस्पेन अब उनसे सवाल करता है कि मुझे नदी कहाँ मिलेगी, जिस पर वो उसे एक जादुई नक्शा देकर कहती है कि तुम्हें जहाँ जाना है वो रास्ता इस नक्शे से पूछना जो तुम्हें साफ दिखाएगा। वहीं दूसरी तरफ राजा के पास एक आदमी आकर कहता है कि राजकुमारी को दानव अपने साथ ले गया। जो सुन
सुनकर वो एकदम घबरा जाते हैं। वहीं अगले सीन में हम एस्पेन के भाइयों को देखते हैं, जिन्हें रास्ते में सुनहरे सेब की टोकरी दिखाई देती है, जिसमें से वो दोनों एक एक सेब खा लेते हैं। पर तभी वहाँ कुछ लड़कियां आकर उनसे कहती है कि हमारे साथ चलो, हम तुम्हें और भी अच्छा खाना देंगे। इस पर वो दोनों उनके बातों में आकर उनके साथ चले जाते हैं। वहीं इधर एस्पेन नक्शे के जरिए आगे बढ़ रहा होता है, पर आगे रास्ता खत्म हो गया था। ये तभी उसे भी एक सुनहरा सेब दिखाई देता है, जिसके खाते ही उसके सामने एक गुफा प्रकट हो जाती है और फिर वो उसके अंदर भी चला जाता है, जहाँ उसके भाई लड़कियों के साथ खाना खा रहे थे। और तभी एक लड़की उसे भी खाने पर बुलाती है, लेकिन उसे खाने की जगह कीड़े दिखाई दे रहे थे, जिसे देखकर वो एकदम घबरा जाता है। फिर तभी उनमें से एक लड़की उसे सुनहरा सेब देती है, पर उसे उस सेब में कुछ गड़बड़ लगता है, इसलिए वो उसे खाने का नाटक करके नीचे गिर जाता है। और सेब ना खाने के कारण उसे अब वो लड़की अपनी असली रूप में दिखाई देती है, जो सभी चुड़ैल थी। इसलिए अब वो अपने भाइयों को बचाने के लिए उनसे कहता है कि मुझे नया घर मिल गया है, हम वहीं जाएंगे। लेकिन जब वो बाहर आ ही रहते हैं कि तभी वो चुड़ैल उन पर हमला करने लगती है, पर वो कैसे तो उनसे बचकर गुफा से बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद गुफा अपने आप ही बंद हो जाती है। अब वो तीनों आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी एस्पेन कहता है कि जैसे ये चुड़ैल है वैसे ही वो दानव भी है। वो कहानी नहीं बल्कि सच्चाई है, क्योंकि वो सिर्फ रात को निकलता है, क्योंकि रोशनी से वो पत्थर का बन जाएगा, जिस पर अब उसके भाइयों को भी भरोसा होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ क्रिस्टीन खुद को एक गुफा में पाती है, जहां से बाहर निकलने का एक ही छोटा रास्ता था, जो काफी ऊपर था, और क्रिस्टीन वहां तक पहुंच भी नहीं पाती। और फिर तभी वो दानव दूसरे होल से अपना हाथ अंदर डालता है और क्रिस्टीन को खाने के लिए कुछ हड्डियां देता है। इसलिए वो खाने का दिखावा करते हुए दानव से कहती है कि ये बहुत ही स्वादिष्ट है। अब वहीं एस्पेन और उसके भाई नक्शे के जरिए आगे बढ़ रहे होते हैं और खाने के लिए एक होटल पर आते हैं, जहां फ्रेडरिक भी अपने साथियों के साथ था। एस्पेन अब नक्शे से तलवार की जगह पूछता है, पर ये चीज फ्रेडरिक का एक साथी देख लेता है, जिसके बाद फ्रेडरिक उनके पास आकर पूछता है कि क्या तुम्हें क्रिस्टीन के बारे में कुछ पता चला, या किसी जादुई नक्शे के बारे में, जिसे बताने के लिए वो उन्हें कुछ पैसे भी देता है। जिस पर पैर एस्पेन से कहता है कि वो उसे नक्शा दे दो, लेकिन एस्पेन फ्रेडरिक से कहता है कि तुम क्रिस्टीन से प्यार नहीं करते, सिर्फ उसके राज्य पर अपना राज करना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हें ये नहीं दूंगा। जो सुनकर फ्रेडरिक एकदम गुस्सा हो जाता है, पर तभी एस्पेन टेबल पर रखी खाने की चीज को उठाकर फ्रेडरिक के मुंह पर मार देता है, जिससे उनके बीच अब लंबी लड़ाई शुरू हो जाती है। पर अंत में फ्रेडरिक एस्पेन पर भारी पड़ने लगता है और अंत में उसे धराशायी भी कर देता है। लेकिन फ्रेडरिक का पैर एक मोटे आदमी के खाने पर पड़ जाने के कारण वो उसे उठाकर दूर फेंक देता है, जिसका मौका देखकर वो तीनों होटल से बाहर आ जाते हैं। लेकिन फ्रेडरिक के साथ ही अब तीर कमान से हमला करने लगते हैं और अब वो तीनों भागते हुए एक खाई के पास आ जाते हैं और पीछे फ्रेडरिक होने के कारण वो तीनों भी खाई से पानी में कूद जाते हैं। जिसके बाद पैर एस्पेन से कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, फ्रेडरिक अब हमारा दुश्मन बन चुका है, अच्छा होता कि तुम हमारे परिवार के सदस्य नहीं होते। जिस पर अब उन दोनों में ही झगड़ा हो जाता है, लेकिन पैल उन्हें रोक लेता है और अब वो एस्पेन से उसका नक्शा लेकर आगे बढ़ने लगते हैं। पर तभी एस्पेन को भालू की खाल दिखाई देती है, जिसे वो रखना चाहता था, लेकिन उसके भाई मना कर देते हैं। अब उनके आगे बढ़ते हुए वो एक जगह पहुंच जाते हैं जहां बहुत ज्यादा कोहरा था, पर इसकी चिंता ना करके एस्पेन आगे बढ़ जाता है, जिससे वो अपने भाइयों से बिछड़ जाता है। और उसके भाइयों के पास फ्रेडरिक अपने साथियों के साथ आकर सवाल करता है कि एस्पेन कहाँ है, जिस पर वो झूठ कहते हैं कि एस्पेन मर चुका है, लेकिन वो फिर भी नहीं मानता। वहीं इधर एस्पेन उस नदी के पास पहुंच जाता है और नदी के अंदर जाकर उस तलवार को बाहर निकाल लाता है। अब आगे बढ़ते हुए उसे उसके भाई दिखाई देते हैं, जिन्हें फ्रेडरिक ने बंदी बनाया था, और उसके पास नक्शा भी आ चुका था। एस्पेन अब चालाकी से उसी भालू की खाल पहनकर उन्हें डराने जाता है, जिससे सभी एकदम डर भी जाते हैं, लेकिन खाल पहनने के कारण उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, इसलिए वो सीधे नीचे गिर जाता है, जिससे सबको पता चल जाता है कि वो एस्पेन है और वो उसे भी पकड़कर बंदी बना लेते हैं। जिसके बाद फ्रेडरिक नक्शे से दानव की गुफा का रास्ता पूछता है। एस्पेन अब उससे सवाल करता है कि तुम क्रिस्टीन के साथ क्या करोगे, जिस पर वो कहता है कि मैंने तुम्हें बताया था, मुझे बस ये राज्य चाहिए
और शादी के बाद मैं उसे मार दूंगा। इसके बाद अब वो सभी वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। पर रात को जब वो एक जगह खाने के लिए रुकते हैं कि तभी उन्हें उस दानव की आवाज सुनाई देती है, जिससे डरकर फ्रेडरिक और उसके साथी भागने लगते हैं। और एस्पेन और उसके भाई भी एक पत्थर की मदद से रस्सी से आजाद होकर वहाँ से भागने लगते हैं। पर तब तक वहाँ वो दानव आकर फ्रेडरिक के साथी को खा जाता है और वहीं एस्पेन अपने भाइयों के साथ एक छोटी गुफा में छिप जाता है। इधर फ्रेडरिक अपने एक साथी के साथ पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, पर वहाँ भी दानव आने के कारण अपने साथी को नीचे गिराकर दानव को खाना भेंट करता है। लेकिन दानव को फ्रेडरिक के पेड़ पर होने का पता चल चुका था, इसलिए अब वो जोर जोर से पेड़ हिलाने लगता है। जिसके बाद वो वहाँ से उस छोटी गुफा के पास आकर पैल को भी अपने साथ ले जाता है। अब ये देखकर एस्पेन रोने लगता है। उसे लगता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ, लेकिन पैर उसे समझाता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और अब हमें साथ मिलकर पैल को बचाना होगा। वहीं दूसरी तरफ दानव फ्रेडरिक और पैल को लेकर अपनी गुफा में आता है, जहाँ फ्रेडरिक एकदम डरा हुआ था कि तभी वहाँ क्रिस्टीन भी आ जाती है, जिसे देखकर फ्रेडरिक झूठ कहता है कि मैं यहाँ तुम्हें बचाने आया हूँ उस दानव से लड़कर। पर तभी पैल उसकी पोल खोल देता है कि ये झूठ कह रहा है, ये तुमसे शादी करके तुम्हें मार देगा और तुम्हारे राज्य के तख्ते को हड़प लेगा। जो जानने के बाद अब क्रिस्टीन एक हड्डी से फ्रेडरिक के सिर पर मारकर उसे वहीं बेहोश कर देती है। और अब वो पैल से सवाल करती है कि तुम कौन हो, जिस पर वो कहता है कि मैं एस्पेन का भाई हूँ। जो सुनकर वो एकदम खुश हो जाती है और पैल से कहती है कि क्या एस्पेन हमें बचाने आएगा, जिस पर वो उसे निश्चित रहने को कहता है कि एस्पेन और पैर हमें जरूर बचाने आएंगे। वहीं दूसरी तरफ एस्पेन और पैर दोनों एक कांच के डब्बे में जुगनू को डालकर उसे एक लाइट की तरह प्रयोग करते हैं और फिर दानव की गुफा के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जहाँ कई सारे रास्ते थे, इसलिए वो एक रास्ता चुनकर अंदर प्रवेश कर जाते हैं। पर आगे कदम रखते ही एस्पेन एक होल से नीचे गिरने ही वाला होता है कि भाग्य से वो अपनी तलवार से लटक जाता है, जहाँ उसे पैल और क्रिस्टीन दिखाई देते हैं। जिसके बाद एस्पेन और पैर रस्सी की मदद से उन्हें ऊपर खींचते हैं। पर जब वो वहां से बाहर आने ही वाले होते हैं कि उन्हें वो दानव दिखाई देता है जो रास्ते के बीच सोया हुआ था। वो सभी अब उसे जगाए बगैर उसकी पूंछ के ऊपर से कूदकर दूसरी तरफ आते हैं। पर ये करने से पहले ही फ्रेडरिक एकदम घबरा जाता है, इसलिए वो कूदते समय दानव की पूंछ से ही टकरा जाता है, जिससे दानव एकदम से जाग जाता है और अब सभी वहां से भागकर गुफा के ऊपर चढ़ जाते हैं ताकि दानव उन तक पहुंच ना सके। लेकिन वो ऊपर भी आ जाता है, इसलिए एस्पेन अब अपनी तलवार से उसे मारने जाता है, पर वो दानव उसे ढकल देता है, जिससे उसकी तलवार पहाड़ से नीचे गिर जाती है और अब सभी दानव पर पत्थर से हमला करने लगते हैं। पर इसका दानव पर कोई भी असर नहीं होता और अब वो उन्हें कच्चा निकलने आगे बढ़ता है। पर कुछ ही समय में सुबह होने ही वाली थी और यही आखिरी रास्ता था दानव को मारने का, इसलिए एस्पेन अपने पास रखे आईने को निकालकर सूरज की पहली किरण को आईने से रिफ्लेक्ट करके दानव की तरफ करता है, जिससे अब दानव पत्थर में बदलकर टुकड़ों में ढेर हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ फ्रेडरिक को वही डायन दिखाई देती है, जिसे देखकर वो कहता है कि तुम बहुत ही घिनौनी हो और वो उसे राज्य का पता पूछता है, पर डायन उसे जानबूझकर गलत रास्ता बता देती है। और वहीं अगले सीन में सभी महल पहुंच जाते हैं और राजा और रानी अपनी बेटी को देखकर एकदम खुश हो जाते हैं और उनकी बेटी को बचाने के लिए एस्पेन और उसके भाइयों का धन्यवाद करते हैं। जिसके बाद क्रिस्टीन एस्पेन को देखकर स्माइल करती है और अब वो तीनों फिर से अपने घर लौट जाते हैं, जहां उनके पिता अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और एस्पेन से माफी भी मांगते हैं जो उन्होंने उसे कहा था। और फिर एस्पेन भी उन्हें इनाम में दिए पैसे देता है, जिससे उसके पिता बहुत ही खुश हो जाते हैं। जिसके बाद अब वो अपना घर वापस बनाने लगते हैं और ये तभी वहाँ क्रिस्टीन भी आ जाती है और अब एस्पेन और वो घोड़े पर सवार जंगल में घूमने निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ फ्रेडरिक उस डायन के बताए रास्ते के कारण भटक जाता है, जहाँ उसे वही सुनहरा सेब दिखाई देता है, जिसे वो बिना सोचे खा भी लेता है। और अब वहाँ भी वही लड़कियाँ आकर फ्रेडरिक को अपने साथ ले जाती है और इसी हॉरर एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।